हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पास एक थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम आपके सामने आ रहा है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। हम सारी की सारी बातें आपको अकाउंटिंग की थ्योरी के बारे में यहां बताने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपसे थ्योरी पूछी जाएगी और कई बार स्टूडेंट्स बेटे इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट थ्योरी में कम होता है। पर मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और एग्जाम में आप पूरी उम्मीद करेंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ तैयार हो जाएंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको दिखाते हैं। सभी बच्चे तैयार हैं? हाँ जी, वेरी वेरी गुड। आइए बेटे, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? तो बेटे इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बुक है टीएस गरेवाल एडिशन 2014 और हमारा आज का चैप्टर रहेगा द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है बेटे? हाँ जी, सभी बच्चे मेरे साथ तैयार हो जाएंगे। शुरू करते हैं। नाउ चैप्टर का नाम लिखा है हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम दो मेजर कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक तो हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहिए या अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहिए। और सेकेंडली हम पढ़ेंगे अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। अब बेटे सबसे पहले हमारे पास ये डिटेल में है, ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी हमारे पास रहेगा, इसलिए इसके ऊपर कम टाइम स्पेंड होगा। आप अभी ज्यादा अकाउंटिंग जानते नहीं हैं, इसीलिए अभी पहले ये जानने की स्टेज है और बाद में आप फर्दर इनको पढ़ेंगे। तो मैं अपने पास पहले ही डालता हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हाँ जी बेटे, सबसे पहली बात तो बच्चे के माइंड में ये आती है कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं क्या और अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं क्या। ठीक है। अब बेटे सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं। हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग।
बताइए, ये बात आपको ध्यान है। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। जस्ट लाइक आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, कोई और रीजनल लैंग्वेज है, आप उर्दू पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं या कोई और रीजनल लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसी तरह से बेटे अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की एक लैंग्वेज है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सर ये लैंग्वेज है तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होंगे, इसके कुछ रूल्स भी होंगे। सर थोड़े बहुत रूल्स तो हमने पढ़े थे, आपको ध्यान है, हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपको पढ़ाए, दीज आर कॉल्ड रूल्स। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के रूल्स भी होते हैं और लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स भी होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ब्रॉड गाइडलाइंस क्या हैं, आपकी लैंग्वेज की ब्रॉड गाइडलाइंस क्या हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब यह होता है कि मुझे यह बताइए कि आपका सब्जेक्ट किस सिद्धांतों पर आधारित है, इसके पीछे थ्योरी क्या है। ठीक है ना। आप जो अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेंगे, क्या उनके कुछ रूल्स, उनके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं या नहीं है। जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक सब्जेक्ट के कुछ अपने ब्रॉड प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम उस सब्जेक्ट को डेवलप करते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ब्रॉड गाइडलाइंस बताइए, और उस गाइडलाइंस के अंदर अंदर हम अपने रूल्स तैयार कर लेते हैं। अब बच्चा कहता है सर इस ब्रॉड गाइडलाइंस का मतलब क्या है, तो हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, शुरुआत करेंगे। हम तो अभी सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज के भी अपने कुछ रूल्स हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेस के रूल्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, और फिर रूल्स की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स के अंदर बन रही है। ठीक है। अब आइए, सबसे पहले तो हम कुछ कुछ बातें नोट भी करना शुरू करते हैं और कुछ कुछ बातों को समझना भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आपकी बुक में ये लिखा है, मैं नोट करवाता हूं, वो ये लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर commonly known as generally accepted accounting principles। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर हम इन्हें बोल देते हैं गैप, और GAAP, गैप। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ नेक्स्ट लिखें, अकाउंटिंग principles are the basic rules। Accounting principles are basic rules that define the parameters and constraints within which
accounting operates। बच्चा कह रहा है कि सर बहुत कठिन है। मैंने कहा तभी तो मैं समय लगा रहा हूं। बहुत सारे टीचर्स तो बेटे कहते हैं मैंने तुझे अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाया तो था, मैंने बताया तो था, लेकिन वो फेस टू फेस क्लास वाले स्किप कर जाते हैं। कह रहे यार बच्चे को समझाऊं कैसे, मैं तो किसी अकाउंटिंग पढ़े लिखे आदमी को भी नहीं समझा सकता कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, इसलिए वो स्किप कर जाते हैं। मैं लिखवा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देखिए बुक ने क्या लिखने की कोशिश की है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेटे ये हमारी अकाउंटिंग का दायरा है। पैरामीटर्स का मतलब होता है ये दायरा है, इसके अंदर मैंने अपने सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को तैयार किया है। एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये मेरी मजबूरियां हैं। बात समझ में आई? अकाउंटिंग को जो आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में बताऊंगा कि मेरा इसका पैरामीटर इतना ही था, इसलिए मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, और ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, मेरी मजबूरियां हैं, इसलिए मैं इनका आंसर भी नहीं दे सकता। बच्चा कहता है कि मुझे बात अभी भी समझ नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगी, अभी तो मैंने एग्जाम्पल देने शुरू किए ही नहीं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूल्स क्या है, ठीक है ना। लेकिन कुछ बातें पहले अभी और बताऊंगा, ताकि जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आपको ये बातें धीरे धीरे कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और मेरे पास इसके लिए कोई जोक्स नहीं है, इसलिए आपको समझने की कोशिश मेरे साथ करनी है। पहली बात तो मैंने सिर्फ इतनी सी कही है कि ये पैरामीटर्स बताता है, दायरा बताता है जिसके अंदर हमारी अकाउंटिंग बनती है। दूसरा, ये कॉन्स्टेंट्स बताता है, मतलब लिमिटेशंस बताता है, ठीक है। अब वो कौन से दायरे हैं, कौन सी लिमिटेशंस हैं, वो आगे चल के अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, accounting principles are the guidelines for preparing financial statements। ये क्या है? ये गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस का मतलब होता है आपको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है जी। नाउ अब मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना कि सर हमारे पास कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो हमारे पास बेटे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। मैं आपके साथ एक एक करके चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बुक से एक बार थोड़ा सा और आपको रीड करवा दें कि लिखा क्या है। वो कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर जनरल लॉ और रूल, मतलब ये जनरल रूल्स हैं एडॉप्टेड, जिन्हें एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाउ हमारे पास बेटे दो टर्म्स आती हैं। नंबर 1 इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड नंबर 2 इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेसिक एजम्पशंस और प्रोपोजिशंस इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। बच्चा कहता है सर ये बातें बार बार घूम के वही तो बात कह रही है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, ये ब्रॉड गाइडलाइंस बता रहा है, लेकिन यहां पर वर्ड आ गया कि बेसिक एजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट्स करती है उसी को तो पैरामीटर बोलते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, और ना ही कोई टीचर आपसे पूछने वाला है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये दोनों एक ही बात है, पैरामीटर्स बता रही हैं। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड।
ये सब कुछ वही है। फिर सर अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? हां जी, अकाउंटिंग कन्वेंशन को पढ़ते हैं। क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कन्वेंशंस का मतलब होता है कि आपकी प्रथा क्या चली आ रही है, ठीक है ना। कन्वेंशंस का मतलब क्या? प्रथा, मतलब हम इस प्रथा को चला रहे हैं। बच्चा स्टिल कंफ्यूज है, वो कह रहा है सर क्या सिद्धांत है और क्या प्रथा है। आप कितनी गहराई भरी बातें कर रहे हो कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहराई कैसे समझ लूं कि सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, प्रथा क्या है। बेटे जीवन में भी तो हम अपनी प्रथा का फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, ऐसे हम अकाउंटिंग में भी रूल्स को फॉलो करते हैं। आपसे ये नहीं कोई पूछने वाला कि ये सिद्धांत होते क्या हैं, वो तो नाम बताएंगे कि बताइए ये सिद्धांत कौन सा है और वो सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो हम आपको लेकर चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तरफ। हम आपको एक एक करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताएंगे और आपको अपने आप बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हां सर, पहले तो हमें ये बताइए कि हमारे को कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो बेटे ऐसा है, मैं ये पहला वाला पेज छोड़ देता हूं क्योंकि पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा लूं, फिर उसकी लिस्ट बनवा दूंगा कि हमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है। आइए जी, हम बढ़ना शुरू करते हैं और हम अपने सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहिए, कंसेप्ट कहिए, कन्वेंशन पर आते हैं। और मेरी बुक में आप देख सकते हैं, इट इज पेज नंबर 3.5। आप बुक की तरफ ध्यान नहीं देंगे और मेरे साथ अब समझना शुरू करेंगे। बच्चे कह रहे हां सर बढ़िया है, आप अकाउंटिंग कंसेप्ट समझाइए, वरना हम तो इसी में उलझे रह जाएंगे कि ये सब होते क्या है। तो बेटे एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे कि मैं कहता हूं बेटे एसिड क्या होता है, तो मैं जैसे ही एग्जाम्पल देता हूं बच्चा लिंक करना शुरू हो जाता है, हां सर अब कुछ समझ में आ रहा है। तो नंबर 1 सबसे पहला लिखेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब बेटे हमारे यहां पर ना एक प्रथा है। सर ये कौन सी प्रथा है? ये अकाउंटिंग की प्रथा नहीं है, ये नॉर्मल हमारी प्रथा है कि हमारे यहां एक भगवान होंगे, उसके अनेक नेम होते हैं, एक भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं। इसी तरह से बेटे बिजनेस कंसेप्ट के ना एक से ज्यादा भी पॉपुलर नेम्स हैं, तो हम इसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, हम इसे अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। ये कहिए या ये कहिए। और कई लोग तो इसे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि सब एक ही हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब मेरे साथ बेटे आप समझने की कोशिश करना। क्या है कि बिजनेस कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, इसलिए मैं बिजनेस को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं। एक दुकान है, मकान है, आप मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाना। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा जी ये मेरा बिजनेस है। सर ये कौन है? ये बिजनेस का मालिक है, ऑनर है। और ये कौन है? ये वो आउटसाइडर हैं जो बिजनेस के साथ डीलिंग करने के लिए आते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा लेट अस सपोज एग्जांपल है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल। एक बिजनेस अपने अकाउंटेंट से कहता है कि मैंने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर राहुल से। तो ये आउटसाइडर कौन हो गया? ये आउटसाइडर हो गया राहुल। दिस इज राहुल। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स परचेज करके कौन लाया? ऑनर परचेज करके लाया। किसके लिए परचेज करके लाया? बिजनेस के लिए परचेज करके लाया। यानी कि बेटे इस ऑनर ने राहुल को एक ऑर्डर दिया कि मैं आपसे कुछ गुड्स लेना चाहता हूं।
राहुल ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको गुड्स दे देता हूं। राहुल ने इसे गुड्स दे दिए, गुड्स सप्लाइड। अब बेटे बिजनेस के कोई हाथ पांव मुंह तो है नहीं कि बिजनेस ऑर्डर देता, तो बिजनेस के बिहाफ पर ऑनर ने ऑर्डर दिया और राहुल ने भी बेटे बिजनेस को गुड सप्लाई करने थे तो उसने ऑनर को ही गुड सप्लाई कर दिए। इसका मतलब ऑनर ने जो किया वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, ठीक है। वो ये माना जाएगा कि जो काम राहुल ने किया, ऑनर ने किया, वो काम बिजनेस ने किया। यानी ऑनर और बिजनेस आपको लगेगा एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। कल को राहुल पैसा मांगने किसके पास आएगा? ऑनर के पास। कल को राहुल को पैसा देगा भी कौन? सर ऑनर देगा। तो एक बच्चे के दिमाग में ये रूल बन जाता है कि सर बिजनेस कहो या ऑनर कहो, ये एक ही बात तो है। सामान खरीदेगा कौन? ऑनर। बेचेगा कौन? ऑनर। खर्चा करेगा कौन? ऑनर। पैसे लेगा कौन? ऑनर। पैसे देगा कौन? ऑनर। सर मुनाफा किसका? बिजनेस का, ऑनर का। एक ही तो बात है। लेकिन अकाउंटिंग कहती है नहीं, सबसे पहली बात तो मेरे से आप यही समझ लीजिए कि बिजनेस और ऑनर ये दोनों अलग अलग लोग माने जाएंगे। दीज आर टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन्स। और ये बात आप कौन है? आप अकाउंटेंट हैं। इस बिजनेस के आप कौन हैं? आप अकाउंटेंट हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिजनेस और ऑनर अलग अलग हैं। बच्चा कहता है सर क्या फर्क पड़ जाता है? मैं कहूंगा कि फर्क पड़ जाएगा। जब तक ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ हो रही है आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है? ऑनर को अलग माना, बिजनेस को अलग माना, क्या फर्क पड़ता है? सारी डीलिंग तो ऑनर के साथ हो रही है। ये मान के चलो कि ऑनर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं मैंने ऑनर के साथ डीलिंग की या मैंने बिजनेस के साथ डीलिंग की, एक ही तो बात है। बिजनेस की डीलिंग ऑनर के साथ होती है। लेकिन अकाउंटिंग कहती है नहीं, आप समझ के चलिए कि ऑनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन्स। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है बिजनेस एंड ऑनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन्स। नंबर 1। नंबर 2, अब आप अकाउंटेंट्स हैं तो आप अकाउंटिंग तैयार कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है दैट अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। इससे क्या होता है? इससे फर्क पड़ता है। अगर ये कंसेप्ट ना हो तो बेटे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा जी तुम इस बिजनेस के ऑनर कैसे हो? पहले तो मुझे ये समझाओ। इसने कहा क्योंकि मैंने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है। अब ऑनर मुझे कह रहा है कि मैंने बिजनेस के अंदर क्या लगाई है? मैंने बिजनेस को मनी दिया है। इसका मतलब यह कि मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है। मैंने कहा बिजनेस तुम जानते हो, तुमने ऑनर से पैसे लिए हैं। बिजनेस कह रहा है हां मैं जानता हूं कि मैंने बिजनेस ऑनर से पैसे लिए हैं। अब बताइए इसका मतलब है कि ये दोनों अलग अलग है ना? क्या मैं किसी को ये जाकर के कहता हूं कि मैंने आज अपने आप को पैसे दिए? नहीं। अकाउंटिंग कहती है कि समझ लीजिए ऑनर जी कि आपने बिजनेस को पैसे दिए हैं। इसका मतलब अपने आप में साफ हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब ऑनर जी मैं आपके पैसे का हिसाब रखूंगी कि बिजनेस ने आपके पैसे का क्या किया,
और बिजनेस को जाके बताऊंगी कि इस बात को कभी भूलना मत कि आप कर्जदार हो, क्रेडिटर हो, किसके? ऑनर के। उसने जो पैसे आप में लगाए हैं आपको इन्हें लौटाना है। इसका मतलब ऑनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। नंबर 3, ऑनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो बेटे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कैपिटल को कह देते हैं इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की घर की लाइबिलिटी है क्योंकि उसने ऑनर को देना है। और राहुल अगर मेरा जेन्युइन क्रेडिटर है, मैंने इससे गुड्स परचेज किया है, तो ये मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी कहलाती है। इट इज माई आउटसाइड लाइबिलिटी एंड दिस इज माई इंटरनल लाइबिलिटी। सर कितनी गहराई में अकाउंटिंग सोचता है। कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद आप भी सोचना शुरू कर देंगे। अब बच्चा ये कहता है कि सर ऑनर ने जो भी किया बिजनेस के बिहाफ पर किया, तो इसे सेपरेट करने से क्या फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया। कई बार ये लोग आपस में लेन देन करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया कैपिटल। कैपिटल किसने किसको दी? हमने जब आपको एंट्री बनानी सिखाई थी तो हमने सिखाया था कि कैपिटल किसने किसको दी? ऑनर ने दी बिजनेस को, तभी तो ये रिकॉर्ड हो पा रहा है। इसका मतलब ये दोनों जब आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम होगी अगर मैं इन्हें सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ना मान के चलूं, जबकि ये दोनों आपस में भी ट्रेड करते हैं। मैं कहता हूं इनकी 99% ट्रांजैक्शन बाहर वालों के साथ होती है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरे को पैसा लेते देते हैं, तब हमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस होना अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको बिजनेस एंटिटी की कंसेप्ट जरूरत पड़ जाती है। नंबर 1 प्लस अगर ड्राइंग्स की एंट्री करनी है, किसी प्रॉफिट की एंट्री करनी है, लॉसेस की एंट्री करनी है, तो आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। नंबर 4, ड्यू टू दिस कंसेप्ट we can record transactions between the owner and the business like। इसी की वजह से हम ऑनर और बिजनेस के बीच की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब है ऑनर ने बिजनेस में पैसा डाला, तो ये ऑनर और बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, इसे रिकॉर्ड करने में सरलता होती है। नंबर 1। नंबर 2, ड्राइंग्स। नंबर 3, प्रॉफिट्स अर्न्ड ऑब्लिक लॉस सफर्ड। ठीक है जी। अब आइए बेटे, अब फटाफट जरा बुक में देख लेते हैं कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश किया है, क्या मैं कुछ हद तक समझा पाया हूं आपको? बाकी तो धीरे धीरे आपको अपने आप क्लैरिटी बनी जाएगी। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। अब सर यहां ऑनर नहीं ऑनर्स क्यों लिखा? क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे एक बिजनेस का फॉर्म होता है पार्टनरशिप। हो सकता है आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हो, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा मालिक भी होते हैं, तो इसलिए ऑनर्स लिखा है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस देयरफॉर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट बात अब लिखी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑनर्स। यानी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के नजरिए से देख के रिकॉर्ड किया जाता है, ऑनर के नजरिए से देख के रिकॉर्ड नहीं करते। और अगर आपको लगता है सर इससे फर्क क्या पड़ता है, ऑनर ही तो ट्रांजैक्शन कर रहा है,
तो फर्क उन 99% ट्रांजैक्शंस पर नहीं पड़ता जो बाहर वाले के साथ हो रही हैं, लेकिन आपसी ट्रांजैक्शन में इनका फर्क दिखाई पड़ता है, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए हैं। फिर लिखा है ऑनर बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस एंड दे आर कंसीडर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। और डेबिट कब किया जाता है? जब ड्रॉइंग्स की जाती हैं। बस यही समझाना है। ठीक है जी। तो मेरा पहला प्रिंसिपल जितना मैंने समझाना था वो आपको समझा दिया, बाकी कॉन्फिडेंस आपके साथ धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। हाँ, कुछ समय के बाद आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाया ही क्यों था, ये तो मुझे वैसे ही आता था। नेक्स्ट नंबर 2, आइए जी कंसेप्ट नंबर 2। गिनती में कंफ्यूज मत होना, ये कंसेप्ट नंबर 1 था, ये उसकी अंदर की डिटेल मैंने आपको लिखवाई थी और मैंने 1 2 3 4 लिख दिया था, तो कंफ्यूज मत होना। ये कंसेप्ट नंबर 2 अब मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। थ्योरी बेटे वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पास पेशेंस होती है, और जिनके पास पेशेंस होती है उन्हीं की पकड़ मजबूत भी होती है। हां, अगर कभी आपका मन भटकने लगे तो अपने मन को रोक लेना, कहना सुन यही तो जरूरी है। यही 2 घंटे जो बर्दाश्त करता है वही तो जाकर के क्लास में टॉप करता है। प्रैक्टिकल में बच्चे को बड़ा आनंद आता है, थ्योरी में आनंद नहीं आता, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाता कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। बट स्टिल मेरी बातों को समझना। मेरे पास, मैं मान लीजिए मैं मिल्क प्रोडक्ट्स बेचता हूं, मेरा बिजनेस है, मैंने डेयरी खोल रखी है, दूध बेचता हूं। आपको पता है हमारे देश में दूध का सबसे बड़ा सप्लायर शायद अमूल है, गुजरात से अमूल, और भी बहुत सारे हैं, मदर डेयरी भी है और भी बहुत सारे हैं। मैं छोटी सी बात करता हूं, मैं कहता हूं मेरा छोटा सा बिजनेस है, एक छोटी सी डेयरी है। मैं सुबह जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो मुझे मेरे एक एम्प्लॉय ने बताया कि सर जी बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो हमारी एक गाय है, उसने बछड़ा दिया है। अब मेरी बात को सुनना, गाय ने बछड़ा दिया है, उसने मुझे ये जानकारी दी, बहुत खुश था। मैंने कहा भाई खुश क्यों? कह रहे सर गाय ने बछड़ा दिया है, आपको तो फायदा हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपने पास जानवर पाल रहा है, जैसे कि मैंने गाय की बात की, काऊ की बात की, तो अगर गाय ने बछड़ा दिया तो उसके एनिमल्स इंक्रीज हो गए, उसको प्रॉफिट हो गया। और एम्प्लॉय बोल क्या रहा है? सर मुबारक हो, गाय ने बछड़ा दिया है। यानी कि वो खुशी को बछड़े की टर्म्स में बताना चाह रहा है। लेकिन अकाउंटिंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी खुशी को, अपने प्रॉफिट को मनी में बताओ कि आज बछड़ा पैदा होने से आपको कितना फायदा हो गया, रुपए में कितना फायदा हो गया। अकाउंटिंग कहती है बार्टर सिस्टम तो खत्म है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है? मनी। तो इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग किसकी टर्म्स में होगी? मनी की टर्म्स में होगी। अगर आप पुराने जमाने में जाएंगे तो हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा भी हो कि पहले क्या होता था, मेरे से 1 किलो गेहूं ले ले और मुझे आधा किलो चावल दे दे, इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मैंने उसे 1 किलो गेहूं दिया और उसने मुझे आधा किलो चावल दिया। अब ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होगी? मैं क्या कहूं कि मैंने क्या दिया? सर 1 किलो गेहूं दिया और मुझे मिला क्या? 1 किलो चावल मिला। अकाउंटिंग कहती है ऐसे अकाउंटिंग नहीं चल पाएगी। कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कर रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम उससे ये पूछेंगे कि तुम्हें कितना फायदा हुआ, तुमने कितना लिया, कितना दिया, ये बताइए। तो वो किस फॉर्म में बताएगा? वो रुपए की टर्म्स में बताएगा।
अकाउंटिंग कहती है मेरे से आप पूछोगे तुम्हारे पास कितने जानवर हैं, तो मैं बताऊंगी कि मेरे पास इतने रुपए के जानवर हैं। कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारे पास कितने मकान हैं, व्यापार में कितने मकान हैं, तो हम उन्हें बताएंगे मेरे पास इतने रुपए के मकान हैं। कोई यदि मुझसे पूछेगा तुम्हारे पास कितने कंप्यूटर हैं, मैं कहूंगा कितने छोड़ दे, मेरे कंप्यूटर्स की वैल्यू टोटल इतनी है। इसका मतलब मेरे से जब भी कुछ पूछा जाएगा मैं उसका आंसर मनी की टर्म्स में दूंगा, रुपीस की टर्म्स में दूंगा, क्योंकि मेरी करेंसी क्या है, रुपीस है। अगर हम इंडिया में हैं तो मेरी करेंसी क्या है, रुपीस, तो मैं आंसर किस में दूंगा, रुपीस में। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि हम कोई भी आंसर अगर देंगे तो वो किस में देंगे, रुपी टर्म्स में देंगे। ठीक है। अब बेटे आपको थोड़ा सा और गहराई में लेकर के जाते हैं। हम ये कहते हैं यार ये जो मुकेश अंबानी है इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज को जमीन से उठा के आसमान पर लाके रख दिया। इसका मतलब बेटे मुकेश अंबानी आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आपके से मेरा मतलब अपने बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अचानक पता चले कि मुकेश अंबानी को कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, वो बीमार हो गया, वो बिजनेस में अब नहीं बैठ सकता, या वो कंपनी की नौकरी छोड़कर चला गया। अब बच्चा कह रहे हैं मुकेश अंबानी तो सर बिजनेस का मालिक है। बेटे कंपनी के अंदर मालिक कुछ नहीं होता, कंपनी के अंदर डायरेक्टर होता है और वो चेंज हो सकता है। जैसे देश में नेता होते हैं, नेता चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही बेटे कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे कि डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं। अब कोई डायरेक्टर इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा, एक ऐसा डायरेक्टर नहीं रहा जिसने इस कंपनी को जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचाया था, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं यार इस कंपनी का तो बड़ा नुकसान हो गया, वो देखो कितना अच्छा डायरेक्टर था, वो छोड़कर चला गया। मैं कह रहा हूं यार नुकसान कितना हुआ होगा, कह रहा है यार बता नहीं सकता, बस ये कह सकता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था इस कंपनी का और वो चला गया। अकाउंटिंग कहती है ऐसे नहीं चलेगा, मेरे से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, आंसर चाहते हो, तो मनी में बता दो। अगर डायरेक्टर छोड़ के चला गया तो कितना नुकसान हो गया, क्या इसकी मनी वैल्यू बता सकते हो? मैंने कहा मैं इसकी मनी वैल्यू नहीं बता सकता। तो अकाउंटिंग कहती है फिर हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब आपको पैरामीटर और कांस्टेंट समझ में आ रहे हैं। पैरामीटर और कांस्टेंट का मतलब यह है अकाउंटिंग हर एक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड अगर करेगी तो वो मनी की टर्म्स में ही करेगी, और जिसे मनी की टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता उसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी नहीं करेगी। यही अकाउंटिंग का पैरामीटर है, यही अकाउंटिंग का कांस्टेंट्स है, और यही अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी है। तो अगला प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसका मतलब जिस चीज को मनी में नापा जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, उसी को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसी को रिपोर्ट किया जा सकता है। और जो चीजें मनी में मेजर नहीं हो सकती उन्हें ना तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना ही उन्हें हम रिपोर्ट करेंगे। दैट इज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आइए जी, ट्रांजैक्शंस and events that can be measured in the terms of money, in the terms of money can be, या ऐसे लिखें, आर ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। लिख लिया।
नेक्स्ट लिखिए, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी measured in the terms of money, are not recorded in the books of accounts. अब बच्चे का यहां पर यह कहना हो सकता है कि सर मनी में क्या मेजर नहीं हो सकता, पहले तो ये बताओ। अब क्या जिस एज में आप हैं ना, उस एज में कन्विंस करना समझाना बहुत कठिन है। मैं कहता हूं आपने एक लैंड खरीदी, बच्चा कहता है हाँ सर मैंने लैंड खरीदी। मैंने कहा कितने पैसे दिए? वो कहता है सर मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए दिए, तो मनी वैल्यू है, बिजनेस में रिकॉर्ड हो गया। मैंने कहा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने कहा कि मान लीजिए मुकेश अंबानी किसी कंपनी का डायरेक्टर है, जो इस कंपनी को जमीन से आसमान तक लाया है, तो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। बताइए, अगर अचानक मुकेश अंबानी कंपनी को छोड़ के चला जाए तो सारी दुनिया कह रही होगी अरे उस कंपनी को तो नुकसान हो गया, उसका डायरेक्टर छोड़ के चला गया। सारी दुनिया कहेगी, लेकिन अकाउंटिंग नहीं कह पाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग कहता है कि मेरे पास इसकी मॉनेटरी वैल्यू है नहीं। आप धीरे धीरे समझेंगे। आपने एक बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट में आपने अपना एसेट दिखा दिया। आपने कहा देखो मेरे पास जमीन है, मेरे पास मशीन है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास कैश है, मेरे पास डेटर्स हैं, मेरे पास गुड्स हैं, ये सारे मेरे एसेट्स हैं। मैं एक और बात कहता हूं, मेरे एम्प्लॉइज मेरे लिए एसेट्स हैं। मैंने कहा मेरी कंपनी के अंदर 5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। रिलायंस बोलेगी मेरे पास 5 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो मेरे एसेट्स हैं। मैं बोलूंगा अगर तुम्हारे एसेट्स हैं तो जरा बैलेंस शीट के अंदर क्यों नहीं लिखे ये बताओ। वो कहते हैं यही तो दिक्कत है, इंसान की मनी वैल्यू कहां से निकालें? मेरे पास 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं, उनकी मनी वैल्यू कहां से निकालूं? बच्चा कह रहा है सर कौन सी बातें करो। बेटे ज्ञान बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि इसकी भी तो सर वैल्यू निकलनी चाहिए। मैंने कहा मान लो मेरा नाम है अपोलो हॉस्पिटल, तुम्हें पता है मेरे पास कितने काबिल डॉक्टर्स हैं? मैंने कहा यार तुम्हारे डॉक्टर्स तो बड़े ही क्वालिफाइड हैं, जरा अपनी बैलेंस शीट दिखाना कि बैलेंस शीट में क्वालिफाइड डॉक्टर्स कहीं लिखे हैं। वो कह रहे बताओ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के लिए डिग्री लिखी जाती है कि इसने एमडी किया है, इसने यहां से ये किया है, लेकिन मॉनेटरी में तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। बस बेटे इतना बहुत है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। ज्यादा बोलूंगा तो उल्टा आप उलझ जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जिस चीज को मनी में मेजर कर सकते हो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, रिपोर्ट किया जा सकता है। जिसे मनी में मेजर नहीं किया जा सकता उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम मनी में मेजर नहीं कर पाते, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। अब ये मत कहना कि सारी दुनिया की ट्रांजैक्शंस तो मनी में मेजर हो सकती हैं। धीरे धीरे बताऊंगा कई चीजें मनी में मेजर नहीं हो सकती, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं हो सकती। कुछ समझा दिया, कुछ और आगे चल के समझेंगे। कंसेप्ट नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब बताइए बेटे, क्या आप कभी बीमार पड़े? क्या ऐसा हुआ कभी आपको बुखार हुआ हो और आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास ले गए हो? हाँ सर हम तो बीमार पड़ जाते हैं, बच्चा कमजोर होता है बीमार पड़ जाता है। अब डॉक्टर कहता है कि ठीक है आप एक काम कीजिएगा,
हर 6-6 घंटे के बाद इसका थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर चेक कीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा कि टेम्परेचर कंट्रोल में आ रहा है या नहीं आ रहा। बोलिए, कहता है या नहीं कहता? यानी एक टाइम देता है कि इस टाइम के बाद रुको और जरा प्रोग्रेस को चेक करो कि बॉडी में इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई। टीचर भी कई बार कहती है कि इस वीक में हम जो भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक आपका यूनिट टेस्ट ले लेंगे, हम चेक करेंगे कि आपने पिछले वीक में पढ़ाई की थी या नहीं की थी, फिर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे और फिर बताएंगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब एक वीक के फिक्स पीरियड के बाद में आपकी प्रोग्रेस चेक की जाएगी। अब बेटे हुआ ये क्या है ना, आप जब जैसे जैसे 21 ईयर, 22 ईयर, 23, 4 इयर्स की एज में आते हैं, इस यंग एज में आते हैं, तो जिन लोगों के माइंड में होता है कि हमने बिजनेस लगाना है, वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं जी हम बिजनेस करेंगे। अच्छा जी, अब पेरेंट्स ने पूछा तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? पापा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, रोजाना ऑर्डर आते हैं, मैं रोजाना सप्लाई करता रहता हूं, काम चलता रहता है। अब बात यह है कि आपका बिजनेस तो अब चलता रहेगा। 24 साल की एज में आपने बिजनेस शुरू किया है, पता नहीं वो कितनी पुश्तों तक जाएगा, कितनी जनरेशंस तक बिजनेस जाएगा, बिजनेस तो चलता रहेगा। लेकिन हमारी अकाउंटिंग कहती है कि एक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं और उस पीरियड के बाद हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक पॉज देंगे और अपना पीरियड में चेक करेंगे कि इस पीरियड के अंदर मेरा प्रोग्रेस क्या था। बात समझ आ रही है? मैं कहता हूं, मान लीजिए ये मेरी टाइमलाइन है। टाइमलाइन का मतलब होता है ये समय को दर्शा रही है। मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये बताइए, ये आपने ऑनलाइन का बिजनेस कब शुरू किया, कब से ऑनलाइन का बिजनेस शुरू किया? मैंने कहा ठीक है, मैंने 2013 में बिजनेस शुरू कर दिया था। तो वो कहेंगे अच्छा ये बताइए 2013 में आपके बिजनेस के अंदर क्या प्रोग्रेस रही? फिर 2014 में देखेंगे आपके बिजनेस में क्या प्रोग्रेस रही। फिर 2015 में देखेंगे कि आपके बिजनेस की क्या प्रोग्रेस रही। 2016 में देखेंगे आपके बिजनेस की क्या प्रोग्रेस रही। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एक साल के बाद आपका स्कूल आपके एग्जाम ले लेता है। वो कहता है हाँ जी बच्चे ने पढ़ाई की थी, अच्छे मार्क्स स्कोर किए, इसे 10th से 11th में प्रमोट कर दो। फिर एक साल कंप्लीट होगा तो फिर आपके एग्जाम लेंगे। वो कहेंगे हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, इसे 11th से 12th में प्रमोट कर दो। तो आप अपनी एजुकेशन को मेजर करवाते हैं एक एक साल के बाद। ऐसे ही बिजनेस को भी ये समझाया जाता है कि देखो बिजनेस तो बहुत लंबा चलने वाला है। एक फिक्स्ड पीरियड डिसाइड कर लेते हैं जो कि 1 साल होगा, 12 मंथ्स। हर 1 साल के बाद ये बिजनेस है, बिजनेस रुकेगा नहीं, लेकिन आपकी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रुकेंगे और नए रिकॉर्ड्स चलेंगे। जैसे कि 10th क्लास में आपका रजिस्टर अलग था और जैसी 10th क्लास कंप्लीट हो गई आपकी एजुकेशन तो रुकी नहीं, एजुकेशन चल रही है। अब आप मार्केट में गए, आपने नया रजिस्टर खरीद लिया और 11th क्लास में आते ही आपने नए रजिस्टर में काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह अकाउंटिंग कहती है कि हम डेली बिजनेस करेंगे, डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 1 साल 12 महीने के बाद हम अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को बंद करेंगे और दोबारा नई बुक्स में फिर से अकाउंटिंग शुरू करेंगे और फिर इन 12 मंथ्स की रिपोर्ट चेक करेंगे कि मुझे इस 12 मंथ में क्या प्रॉफिट हुआ था। फिर नेक्स्ट 12 मंथ में मैं चेक करूंगा कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ था। फिर नेक्स्ट 12 मंथ के रिकॉर्ड्स तैयार करके चेक करूंगा कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हर 12-12 महीने के बाद क्लोज होंगे, नए बनेंगे और फिर वो पुराने वाले रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया जाएगा। फिर नए रिकॉर्ड्स फिर 1 साल के बाद बंद हो जाएंगे, फिर नए रिकॉर्ड शुरू होंगे और फिर पुराने रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया जाएगा कि हमने उस साल क्या प्रॉफिट कमाया था और क्या लॉस कमाया था।
business will continue for a long period, but accounting records are prepared every year. Accounting records are prepared every year. According to this concept, life of an enterprise is broken into smaller parts. Life of the business is broken into smaller parts known as accounting period, so that its performance is measured. आगे लिखें, an accounting period is the interval of time, ब्रैकेट में लिखें generally 1 year. ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 ईयर होता है, लेकिन ऐसी कंपल्शन नहीं है कि हमेशा 1 ईयर ही होगा, ठीक है ना. कुछ कुछ जगहों पर एक्सेप्शंस में ये 1 साल से कम भी हो सकता है. एट द एंड ऑफ विच, जिसके खत्म होने पर, एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट, इनकम का स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड अब बेटे ऊपर का डायग्राम कह रहा है कि 2013 ईयर है, 2014 ईयर है. ईयर तो बेटे कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है. और हम कहते हैं कि देखो साल खत्म हो रहा है, याद करो इस साल में आपने क्या किया था और अगले साल का शेड्यूल बना लो कि अगले साल में आपने क्या करना है. अगर बेटे हम कैलेंडर को स्टार्ट करें, कैलेंडर को रीड करें, तो 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को एंड हो जाता है. ये एक ईयर है, लेकिन इसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर. लेकिन हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि हमारे लिए ईयर 1/1 से स्टार्ट होकर 31/12 को खत्म नहीं होगा. हमारे यहां पर ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है कब, 31 मार्च नेक्स्ट. यानी अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं तो आप उनसे पूछना कि पिछले कौन से ईयर की बुक्स आपने अपनी तैयार की हैं, क्या मुझे बता सकते हो. तो क्योंकि अभी मेरे पास 2014 ईयर चल रहा है, तो उनका पुराना साल खत्म हुआ था 1 मार्च 2013 से 31 मार्च 2014. आपके फादर बताएंगे कि इस पीरियड की, इस 1 साल की बुक्स मेरी तैयार होकर खत्म हो चुकी हैं.
और अब मेरे पास नई बुक्स चल रही हैं जो मैंने स्टार्ट की हैं 1 अप्रैल 2014 से, जो कि कब क्लोज होंगी 31 मार्च 2015 को। यानी इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को ईयर एंड फिनिश करता है, जबकि हमारे कैलेंडर्स जो हम पढ़ते हैं वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को एंड करते हैं। और बेटे हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास अकाउंटिंग ईयर ही फॉलो करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब बच्चे कह रहे हैं सर थक गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, थकने का मतलब ये थोड़ी ना कि रुक जाएं, हमें आगे बढ़ना होगा। हमें आगे आपके साथ और भी कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, तो ये मत कहिए हम थक गए, आगे बढ़ना होगा। आइए जी आगे बढ़ें। सर अब कौन सा कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं बताते हैं। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप जब बड़े हो जाएंगे और आप पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो आप जब पैसा कमाएंगे तो आप कुछ पैसा खर्च करेंगे और कुछ पैसा सेव कर लेंगे। और जब आप पैसा सेव करेंगे तो आप उसे आगे फर्दर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। और हमारे यहां पर क्या होता है कि लोग ज्यादातर ना दूसरी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि अभी आपको अच्छी तरह से पता नहीं होगा कि कंपनी क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात करता हूं। मैं कहता हूं एक बच्चा एक स्कूल में एडमिशन लेने गया, ठीक है जी। अब बेटे स्कूल वाले बताते हैं कि देखिए हमारे स्कूल के अंदर इतनी कलेक्शन होती है। कितनी कलेक्शन होती है? इतनी कलेक्शन होती है, इतने खर्चे होते हैं, इतना मेरा प्रॉफिट होता है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। इस तरीके से आपको बताएंगे ताकि बच्चे को प्राउड फील हो कि मैं कितने बड़े स्कूल में पढ़ता हूं। तो जब आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे तो कंपनी क्या बताएगी? कंपनी यही तो बताएगी कि देखो मेरी सेल कितनी है, इतनी मेरी सेल्स है, और मेरा प्रॉफिट कितना, इतना है। मैं उसके बियॉन्ड जानना चाहता हूं। मैंने स्कूल का एग्जाम्पल क्यों लिया और मैंने कहा बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है, क्योंकि बच्चा अभी बिजनेस को नहीं समझता लेकिन स्कूल को समझता है। मेरे पास बेटे 2-3 स्कूल की चॉइस आ गई। मैंने कहा बताओ मैं इस स्कूल में पढ़ूं या उस स्कूल में पढ़ूं। चॉइस आ गई तो मैं स्कूल से क्या पूछूंगा? मैं कहूंगा ये छोड़िए, इसकी बैलेंस शीट छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपके ट्रस्टी कौन है, आपके मैनेजर्स कौन है, आपका स्कूल रन कौन करते हैं। अगर आपका स्कूल अच्छे लोग रन करते हैं तो थोड़ा मेरा पॉजिटिव इंपैक्ट बनेगा कि नहीं यार इसी स्कूल में पढ़ना है। इसका मतलब ये कि हम जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे मनी टर्म्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बियॉन्ड भी कई लोग हमारी कंपनी या बिजनेस के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अब आपने बोला सर मान लीजिए मुझे एक ट्यूशन पढ़नी है, 12th क्लास मैंने पास कर ली, मान लीजिए मैंने बैंकिंग की ट्यूशन पढ़नी है, मैंने किसी कोर्स की ट्यूशन पढ़नी है। सर ये 4 इंस्टीट्यूट है, मैं कहां पढ़ूं? तो बेटे मैं ये थोड़ा देखूंगा कि किसका रेवेन्यू कितना है, मैं देखूंगा किसके पास टीचर्स का पैनल कितना है, किसके पास ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं, किसके मैनेजर्स कौन हैं, उनके मैनेजर्स का बेस क्या है। और ये चीजें तो कभी अकाउंटिंग आपको देता नहीं है। अब अल्टीमेटली अकाउंटिंग की ड्यूटी क्या थी? पहले तो मैंने अकाउंटिंग से पूछा अकाउंटिंग बताओ तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अकाउंटिंग कहता है मेरी ड्यूटी है रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। मैंने कहा तुम क्या रिकॉर्ड करते हो और तुम क्या रिपोर्ट करते हो ये भी बताओ। अकाउंटिंग ने कहा देखो जी जो भी मनी में डिफाइन होता है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी को हम रिपोर्ट कर देते हैं। मैंने कहा क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो मनी में रिकॉर्ड नहीं होता वो मेरे किसी काम का नहीं है?
क्या वो मुझे आपसे जानना भी नहीं है? अकाउंटिंग ने कहा बिल्कुल आपको जानना चाहिए, आपको हक है और आपके काम का भी है। मैंने कहा तो तुम ही मुझे बताओ ना, तुम मुझे वो जानकारी क्यों नहीं ला के दे सकते? उन्होंने कहा मैं ला के दे सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी समझ लो, मैं अकाउंटिंग उसी की कर पाता हूं जिसकी मनी वैल्यू हो, लेकिन मैं अपना काम पूरा करने के लिए आपको अब वो भी जानकारी ला करके दूंगा जो मनी में मेजर नहीं हो सकती। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन ला करके दूंगा कि मुकेश अंबानी जी ने आपकी कंपनी को छोड़ दिया है। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन ला करके दूंगा कि गवर्नमेंट ने आपको एक ऑर्डर दे दिया है कि अगले 6 महीने में आपकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, ये बहुत पॉल्यूशन करती है। यानी और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें मनी में नहीं बता सकता, उन्हें कम से कम अंग्रेजी में लिख के तो बता सकता हूं। इसका मतलब अकाउंटिंग जब रिपोर्ट करती है तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट में ही रिपोर्ट नहीं करती, वो बाद में एक पैराग्राफ बना देती है, एक रिपोर्ट बना देती है, एक एप्लीकेशन बना देती है कि इसे भी पढ़ लेना, इसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन आप इसे पढ़ लेना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, यह आपके काम की बात हो सकती है। अब बच्चा कह रहा है सर पहले तो आपने कहा था कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। मैंने कहा हां, मनी मेजरमेंट की जो ड्रॉबैक थी, जिसे मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, उसे रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसे एक दूसरे कंसेप्ट ने ओवरकम कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिसकी मनी वैल्यू ना हो उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में मत लिखो, लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज में तो लिख के बता ही सकते हो ना। तुम लिख के बता सकते हो कि एम्प्लॉय ने डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया, इसलिए फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रखी है। तुम ये लिख के बता सकते हो कि हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे, एक वर्कर जख्मी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वर्कर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक हो जाना मनी में तो मेजर होता नहीं है, लेकिन इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे? अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज में रिपोर्ट कर दो। तो जहां मनी मेजरमेंट फेल हो रहा है, हम अकाउंटिंग को वहां बता रहे हैं कि उसकी कमियों को आप दूर कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ राइटिंग इट इन अ प्लेन लैंग्वेज, जिससे कि आपका डिस्क्लोजर पूरा हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। If an information is material, material का मतलब होता है रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट, then it should be reported. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट does not report all those transactions which cannot be measured in the terms of money. Full disclosure principle suggests that every financial statement
should disclose, every financial statement should disclose fully all the relevant informations related to the financial statements and business of the enterprise. If any information cannot be expressed in the terms of money, then it shall be reported by way of writing notes to accounts. This is full disclosure principle. अब क्या है कि थ्योरेटिकल मैटर है और मुझे पता है बच्चे बहुत देर से परेशान हो गए होंगे, थक गए होंगे, इसलिए इसको अब मैं यहीं रोक देता हूं. आप आज जो 4 कंसेप्ट पढ़ाए हैं उन्हें आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद मैं आगे वाले कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा. और ये सारे कंसेप्ट्स बेटे थ्योरेटिकल हैं, समझने के लिए हैं, समझ में आएंगे, एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे समझ में आएंगे, और ये एग्जाम में लिखने हैं. और यहीं पर हमें सबसे ज्यादा पेशेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है. हम जैसे जैसे अकाउंटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे ना कहीं हमें इन कंसेप्ट के ऊपर और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी. तो आप माइंड में ये मत बनाएं इंप्रेशन कि सर ये बहुत कठिन है. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर अगर आपके माइंड में इनकी एक फेडेड इंप्रेशन भी तैयार हो गई तो आगे चल के आप इसे अकाउंटिंग के अंदर जब और गहराई में जाएंगे तो कनेक्ट करना शुरू कर देंगे और वो क्लियर हो जाएगा. अगर आज ही आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट को टफ मान के छोड़ दिया तो आगे जाके आपको लिंकेज मिलेगी नहीं, और लास्ट में भी कई साल पढ़ने के बाद भी आप कहोगे हां अकाउंटिंग कंसेप्ट तो आधी समझ में आए, आधे समझ में आए ही नहीं. और कोई भी अकाउंटिंग का एग्जाम देंगे तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट जरूर पूछे जाएंगे. हां पढ़िए, 2 बार सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, बुक से रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ और भी अकाउंटिंग कंसेप्ट की डिस्कशन करेंगे. चलिए आज इतना ही.